हेलो दोस्तों। तो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का ये सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग 3 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करना कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है 3 मार्क्स का, तो आप उस वीडियो को पहले देखें, फिर इस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग 15 से लेके 30 क्वेश्चन जो रिमेनिंग था 3 मार्क्स वाले, उसको डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो में हमने 1 से लेके 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया था जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। और आपको पता है कि हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का जो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने क्लास ली है, बहुत सारे लोगों ने कॉलेज किया है, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। तो जिन लोगों ने क्लास नहीं ली है, जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ाई की है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो हो जाता है, क्योंकि इसमें हमने वैसे ही क्वेश्चंस को लिया है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो आपके एग्ज़ाम में निश्चित है कि वो आएंगे ही आएंगे। तो 30 क्वेश्चन जो आपके 3 मार्क्स वाले हैं, जो 2 वीडियो में आएगा, एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। इस वीडियो को देखने से पहले पहले आपको वो वीडियो देखनी है जिसमें हमने 1 से 15 तक क्वेश्चन डिस्कस किया है। इसमें हम लोग आगे 16 से 30 तक डिस्कस करेंगे और एक तीसरी वीडियो आएगी जिसमें हम लोग जो 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आपको एग्ज़ाम देने से जाने से पहले आपको पूरी वीडियो तीनों की तीनों वीडियो आपको पूरी देखनी है। फिर उसके बाद जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप हमारे वहाँ से ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल से PDF को एक्सेस कर सकते हैं और उस PDF को पढ़िएगा एग्ज़ाम देने से आने से पहले। इसमें हमने 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनाया है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था। और 1 मार्क जो सिंगल मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है, इसमें हमने क्वेश्चन रखे हैं सिर्फ जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है MCQ फॉर्मेट में, कि ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से आपको चुनना है। और कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में है। तो इस टाइप के हमने टोटल 100 क्वेश्चंस बनाए हैं 1 मार्क्स के। तो ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये आपको खुद से PDF के थ्रू पढ़ना है। जब पूरी वीडियो जब आप देख लेंगे 3 मार्क्स और 10 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स और 6 मार्क्स वाले, तो ईज़िली आपको वहाँ से सारा चीज़ जो MCQ वाला जो है वो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आज जो हम 16 से लेकर 30 तक जो डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स वाले, उसको स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब सबसे पहले क्या होता है वो देखो। आपको पता है कि हम लोग नाक के थ्रू सांस लेते हैं, ठीक है। और नाक के थ्रू जो एयर लेते हैं वो फाइनली हमारे ट्रैकिया से होते हुए हमारे लंग्स में पहुंचता है। और ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंचता है और लंग्स से ये जो एयर है ये हमारे ब्लड में पहुंचता है और ब्लड उसको अलग अलग ऑर्गन्स के पास पहुंचाता है। और हमारे अलग अलग ऑर्गन्स के जो सेल हैं इस ऑक्सीजन को यूज़ करता है ग्लूकोज के साथ ATP बनाने में। और ATP यूज़ होता है हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या हो गया कि हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, वो हमारे लंग्स तक जा रहा है, फिर लंग्स से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में गया, ब्लड से हमारा जो ऑक्सीजन है वो अलग अलग सेल के पास पहुंचा, सेल से वो फाइनली ATP में यूज़ हुआ, ATP बनने में फिर यहाँ से CO2 बना साथ में, और CO2 फिर वापस से ब्लड में गया, ब्लड से फिर वापस से लंग्स में गया, और लंग्स से फिर हमारी जो लंग है हम उसको बाहर एक्सहेल करके सांस बाहर छोड़ के निकाल देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या है, कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंज आता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी में क्या चेंज आता है। तो जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं इन्वायरमेंट से तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंस्पिरेशन। ऑक्सीजन बाहर से लेना इंस्पिरेशन कहलाता है, और ऑक्सीजन बाहर छोड़ना कहलाता है एक्सपायरेशन। और दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना कहलाता है ब्रीदिंग। तो जब ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंज आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंज आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पे आप देखो कि लंग हमारा इस एरिया में है, ये वाला एरिया में, और इसको हम लोग बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के ऊपर आपको पता है कि रीव केज है, मतलब रीढ़ की हड्डी है इस तरीके से लंग्स के ऊपर जस्ट। और इसके बीच में मसल्स होते हैं, ऐसे इसके बीच में मसल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। और लंग्स के जस्ट नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रेड कलर से, यहाँ पे हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला, ये एक इसको बोलते हैं डायफ्राम। तो जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं, मतलब इनहेल करते हैं, तो इनहेल जैसे करते हैं तो जो ये वाला जो मसल्स है इंटरकोस्टल मसल्स, जो दोनों जो रिब्स के बीच में जो मसल है,
रीढ़ की हड्डी के बीच में जो मसल्स है वो मसल्स जिसको हम लोग इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं, और यहाँ पे जो डायफ्राम है इस शेप में डायफ्राम जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। मतलब ये ऊपर की तरफ खिंचाएगा, ये इधर खिंचाएगा, ये इधर खिंचाएगा, और ये नीचे की तरफ खिंचाएगा, और चारों तरफ से जब खिंचाएगा तो वहाँ पे बन जाएगा स्पेस, और स्पेस जैसे ही बनेगा तो बाहर से ऑक्सीजन ईजिली वहाँ पे आ जाएगा। तो जब सांस ले रहे हैं तो उस टाइम ये मैकेनिज्म होता है, मतलब इंटरकोस्टल मसल्स पूरा फैल रहा है, डायफ्राम नीचे जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, जो एयर स्पेस बना और स्पेस में ऑक्सीजन चला गया। ड्यूरिंग एक्सेलेशन क्या होता है, जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, तो आप बिल्कुल आपको इसको आप लोग खुद ही फील करते होइएगा कि जब सांस छोड़ते हैं तो जो यहाँ पे रिब केज है वो दोनों तरफ से, ऊपर से भी, इधर से भी, इधर से भी क्या होता है, सिकुड़ता है, मतलब कि छोटा होता है, और यहाँ पे जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ जाता है, मतलब उसको धक्का दे रहा है। तो जैसे इधर से धक्का देंगे, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी धक्का देंगे, तो ये वाला एरिया छोटा होगा, और छोटा होगा तो CO2 ईजिली बाहर निकल जाएगा। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का ये मैकेनिज्म है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो एक बार इसको पढ़ते हैं, क्या है कि द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम फ्लैट, मतलब जो डायफ्राम यहाँ पे है इस तरीके से, यहाँ पे जो डायफ्राम है जैसे ही ये नीचे प्रेशर पड़ेगा तो ये थोड़ा सा सीधा हो जाएगा, इसी को लिखा है कि सांस लेने टाइम में ये नीचे चला जाएगा। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, और जो इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी फैलता है, ठीक है। रिब्स अपवर्ड की तरह, आउटवर्ड की तरह, बाहर की तरफ फैलता है, और थोरेसिक कैविटी बड़ा हो जाता है, और जिससे वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और लंग्स का वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा तो एयर कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर। एक्सपायरेशन के दौरान, मतलब सांस छोड़ने के दौरान क्या होता है, तो डायफ्राम रिलैक्स होता है, तो डायफ्राम जो पहले फ्लैट हो गया था वापस से कैसा हो गया, इस तरीके से डोम शेप हो गया, मतलब कि अंदर की तरफ धक्का जा रहा है, जिससे क्या होगा, डोम शेप हो जाएगा, मसल रिलैक्स होगा, इंटरकोस्टल मसल्स जो भी रिब केज के जो मसल्स हैं, जिससे जो कैविटी का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा, और कैविटी का साइज़ छोटा हो जाएगा जिससे लंग से जो एयर है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये होता है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ क्या होता है ये समझो, कि जैसे मान लो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ब्रोंकी, और यहाँ पे आपका लेफ्ट लंग है, यहाँ पे आपका राइट लंग है। तो जैसे ही आप एयर लेते हो, सांस लेते हो, तो सांस लोगे तो ऑक्सीजन फाइनली कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाएगा। तो हमारे लंग्स में कितना एयर जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं लंग्स की कैपेसिटी। तो लंग्स की जो कैपेसिटी है, लंग्स में जो एयर जाता है वो डिपेंड करता है कि हम लोग सांस कैसे ले रहे हैं। जैसे नॉर्मली अगर सांस ले रहे हैं तो नॉर्मल एयर थोड़ा सा कम जाएगा लंग्स वाले एरिया में। थोड़ा ज़ोर से सांस लोगे, जैसे हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं उसके ज़ोर से भी सांस ले सकते हैं, तो फोर्सफुली जब हम लोग एयर इनहेल कर रहे हैं तो उस क्रम में थोड़ा सा ज़्यादा एयर पहुँचेगा। मतलब कि जो लंग की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे चेंज होती रहती है। जैसे कि आप नॉर्मली सांस छोड़ रहे हो, फिर थोड़ा जोर लगाओगे तो और भी सांस छोड़ सकते हो, मतलब कि नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद भी लंग्स में कुछ ना कुछ एयर रहता ही है। तो इस तरीके से लंग्स की जो कैपेसिटी है वो चेंज हो जाती है, डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम अमाउंट ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में जा सकता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग, सांस लेने या छोड़ने के क्रम में, उसी को हम लोग बोलते हैं लंग की वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। पहला है टाइडल वॉल्यूम। तो नॉर्मली जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो हम लोग सांस लेते हैं और जो छोड़ते हैं वो कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। जैसे आप ऐसे रिलैक्स मोड में बैठे हो, जितना एयर आप नॉर्मली ले रहे हो, मतलब जोर नहीं लगाना है, और जितना एयर आप छोड़ रहे हो उसी को हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे नॉर्मली आप सांस ले रहे हैं लेकिन फिर भी आप जोर से सांस लेके कुछ एक्स्ट्रा एयर ले सकते हैं अपने अंदर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर एक्स्ट्रा जो जोर लगा के आप एक्स्ट्रा सांस छोड़ भी सकते हैं, जैसे नॉर्मली आप एक्सहेल कर रहे हैं या सांस छोड़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और रेसिडुअल वॉल्यूम होता है कि जब आप लंग्स से हवा छोड़ने के बाद भी लंग्स में कुछ न कुछ एयर रह जाता है, लंग्स पूरी तरीके से खाली नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। आई थिंक आपको ये क्लियर है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा PDF से, आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो सबसे पहले समझो कि डाइजेशन क्या होता है। तो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे हम कोई खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद ये जो खाना है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और फाइनली वो हमारे
ये मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। जैसे ही आप खाना खाओगे तो खाना फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टोमक में पहुंचता है, ठीक है। उससे पहले हमारे माउथ में हम लोग चबाते हैं, स्टोमक में पहुंचा, स्टोमक में यहाँ पे HCl है, कुछ यहाँ पे एंजाइम है, फिर खाना धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, थोड़ा डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, जो न्यूट्रिएंट है वो ब्लड में चला गया, फिर वहाँ से वाटर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, फिर फाइनली वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके से काम करता है। क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो हमारा फैट है वो डाइजेशन कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होता है। तो डाइजेशन का मतलब क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है, मतलब कि फूड डायरेक्टली वो हमारे ब्लड में नहीं जा सकता है। जैसे चावल डायरेक्टली या रोटी डायरेक्टली जो हम खाते हैं वो हमारे ब्लड में नहीं जाता है। मतलब कि कॉम्प्लेक्स फूड को पहले सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है, ठीक है, और ये सिंपल फॉर्म में टूटने के बाद न्यूट्रिएंट अलग हो जाता है, और जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट फाइनली हमारे ब्लड में चला जाता है और हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचेगा। तो मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना, यही तो कहलाता है डाइजेशन। और जो सिस्टम डाइजेशन करवाएगा उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, कहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है और कहाँ पे फैट का डाइजेशन हो रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो हमारे मुंह से, मतलब माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। हमारे माउथ में आपको पता है कि स्लाइवरी ग्लैंड होता है, जहाँ से स्लाइवा, लार निकलता है, ठीक है, थूक जिसको बोलते हैं। और इस स्लाइवा में होता है स्लाइवरी अमाइलेज, मतलब एक एंजाइम होता है। और जैसे ही आप खाना चबाते हो तो आपको हल्का हल्का मीठा लगने लगता है, रोटी या चावल चबाते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि खाना हमारे मुंह से ही थोड़ा मोड़ा डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उसमें हेल्प कौन करता है? स्लाइवरी अमाइलेज। उसके बाद खाना धीरे धीरे इंटेस्टाइन में, ठीक है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज कंटिन्यू स्टार्ट्स डाइजेशन। मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो हमारे पैंक्रिया से अमाइलेज निकलता है, वहाँ भी डाइजेशन होता है, और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होता है, ठीक है। और ऐसे करके डाइजेशन होता जाता है। और डाइजेशन करवाने वाले एंजाइम कौन है? माल्टोज है, सुक्रेज है, लैक्टेज है। और फाइनली जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज में टूट जाता है और फिर वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन इस तरीके से होता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन हमने बताया माउथ में होता है, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। इस तरीके से फाइनली एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में चला जाता है। प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? तो प्रोटीन का जो मेन जो डाइजेशन है ये हमारा स्टोमक है। स्टोमक वाले इस एरिया में एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है पेप्सिन। तो जैसे ही आप प्रोटीन खाते हो तो पेप्सिन इस प्रोटीन को तोड़ देता है एमिनो एसिड्स में। मतलब प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो आपका स्टार्ट हो जाता है कहाँ पे? पेप्टाइड्स के थ्रू, ठीक है, जो हमारे कहाँ पे बनता है? स्टोमक में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होता है, वो फिर डाइजेस्ट करता है और ज़्यादा डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, और फाइनली वो कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड में, और एमिनो एसिड हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। फैट का डाइजेशन कैसे हो रहा है? तो फैट का डाइजेशन मेनली हमारे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है? तो आपको पता है कि एक ऑर्गन होता है लीवर, और लीवर के नीचे जस्ट यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर बनाता है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, फैट डाइजेशन के लिए यहाँ से पित्त निकल के जाता है, ठीक है। और ये मतलब बाइल जिसको हम लोग बोलते हैं, बाइल यहाँ पे जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स होगा और ये फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि सबसे पहले कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और बाइल से इमल्साइंग फैट वहाँ पे जाता है, ड्रॉपलेट्स में टूटता है, वहाँ पे उसका डाइजेशन स्टार्ट होगा, और ये फाइनली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज होता है, और फिर उसके बाद हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में जाके फाइनली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग न्यूट्रिएंट का वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। अगला क्वेश्चन है राइट फंक्शंस ऑफ द लीवर, कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या हमारे बॉडी में लीवर का क्या फंक्शन है। हमारी बॉडी में एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है लीवर, ठीक है, एक लीवर एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है इस तरीके से। और लीवर के क्या क्या फंक्शन है? तो आपको पता है कि सबसे पहले तो लीवर यहाँ पे के नीचे यहाँ पे एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। तो लीवर सबसे पहले बाइल बनाता है। बाइल का बनना कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर, और ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो लीवर का पहला काम क्या हो गया कि बाइल को बनाना, और बाइल हमारे हेल्प करता है फैट डाइजेशन में। लीवर हमारा जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, या फैट है, उसका मेटाबॉलिज्म करता है, मतलब उसको तोड़ने में भी हेल्प करता है। लीवर जो हमारे बॉडी में कुछ वेस्ट बनते हैं, वेस्ट को बॉडी से बाहर निकलने में भी हेल्प करते हैं। हमारे बॉडी में कुछ ज़रूरी प्रोटीन्स होते हैं जैसे एल्बुमिन, ग्लोबिमिन, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन, फाइब्रिनोजेन, ये सब भी बनाने में हेल्प करते हैं।
लीवर जो आरबीसी अगर हमारे बॉडी में टूट जाता है तो उसको बिलरुबिन में कन्वर्ट करने का भी काम कौन करता है, तो लीवर ही करता है। तो लीवर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जैसे आप एक्स्ट्रा अगर मान लो ग्लूकोज खाना खा रहे हो तो इसको भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, ताकि जब भी आप फास्टिंग में रहो या भूखे रहो तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में फिर टूटेगा, फिर हमको एनर्जी मिलेगा। तो एक लीवर जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है इसका इतना सारा काम है, ठीक है। तो इसको एक बार स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो बाइल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में, फैट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में हेल्प करता है। उसके बाद ग्लूकोज को स्टोर करता है, ठीक है। जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है मेटाबोलाइज करके। ये विटामिन्स को भी क्या करता है, स्टोर करके रखता है। फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स है जैसे एल्बुमिन, क्लॉटिंग फैक्टर्स, उसको भी बनाने में हेल्प करता है। अलग अलग न्यूट्रिएंट का मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है और बिलिरुबिन बना के हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। तो इतना सारा फंक्शन होता है लीवर का। तो लीवर के अगर फंक्शंस पूछे जाएंगे तो आप लोग ईजिली आप उसको लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले समझो कि व्हाट इज़ मसल्स। तो जैसे आपके हाथ पैर का बाइसेप्स का जो मसल्स है, ठीक है, मांस है, उसको हम लोग मसल्स बोलते हैं। और मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि मसल्स का सिकुड़ना और फिर रिलैक्स होना, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है और कैसे होता है उसी को समझाना है। तो जैसे आप मतलब दौड़ रहे हो, हिल रहे हो, डोल रहे हो, या मतलब मान लो कि कोई काम कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो मसल्स जो आपका जो सिकुड़ रहा है या फिर रिलैक्स हो रहा है उसके पीछे एक मैकेनिज़्म होता है। डायरेक्टली मतलब ऐसे ही नहीं हो रहा है। तो उसका क्या मैकेनिज़्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, उसी को समझाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं मसल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये नॉर्मल हमारे मसल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मसल्स अलग अलग पतले पतले, जैसे आप मान लो कि तार है, तार में छोटे 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 पतले पतले तार का बंडल है अंदर, जिसको हम लोग फैसिया बोलते हैं। फैसिया फिर और पतले पतले तार से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग मसल फाइबर बोलते हैं। और मसल फाइबर बना होता है हमारे मायोफाइब्रिल से। और मायोफाइब्रिल के अंदर दो टाइप के फिलामेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट बोलते हैं। ये हमारे मसल्स का स्ट्रक्चर है, मतलब कि इसके अंदर से ये निकला, इसके अंदर से ये निकला, इसके अंदर से ये निकला, फाइनली हमको ये मिलता है, मतलब एक्टिन और मायोसिन वाला। तो वहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है वो देखो। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले कैसे होता है, ये मान लो ब्रेन है, ये हमारा स्पाइनल कोड है, तो यहाँ से नर्व जाता है हमारे, मान लो ये मसल्स के पास, नर्व हमारे मसल्स के पास जाते हैं और नर्व से, ठीक है, नर्व इस मसल्स को सिग्नल देता है रिसेप्टर्स के थ्रू, और फिर ये मसल्स में होता है कॉन्ट्रैक्शन। इसको थोड़ा जूम करके थोड़ा बनाते हैं बड़ा में, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आए कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो मान लो कि ये नर्व है, ठीक है, और ये नर्व का एंडिंग है, और मान लो यहाँ पे ये मसल्स हैं, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे मसल्स के ऊपर रिसेप्टर है। तो आपको पता है कि ब्रेन जो मैसेज भेजेगा यहाँ से इम्पल्स को करंट के फॉर्म में भेजेगा। मसल्स इम्पल्स जैसे ही यहाँ लास्ट में नर्व एंडिंग पे पहुँचता है, तो नर्व एंडिंग पे कुछ केमिकल्स भरे होते हैं यहाँ पे, और ये केमिकल यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बाहर रिलीज़ होगा। जैसे इम्पल्स यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे केमिकल रिलीज़ हो जाएगा, और ये न्यूरॉन है, ठीक है, और ये मसल्स हैं। क्योंकि ये न्यूरॉन और मसल्स का जंक्शन है, इसलिए इसको हम लोग न्यूरो मस्कुलर जंक्शन भी बोलते हैं। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में यहाँ पे केमिकल रिलीज़ हुआ, इस केमिकल को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर मतलब कुछ ऐसे प्रोटीन जिससे जाके ये केमिकल बाइंड करेगा, और जैसे ही ये केमिकल इस न्यूरोट्रांसमीटर इस रिसेप्टर से बाइंड करता है तो इसके अंदर एक सिग्नल जाता है जिससे होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। वो सिग्नल क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसे मान लो कि सिग्नल अंदर चला गया है, ठीक है, यहाँ पे दो फिलामेंट होते हैं अंदर, अभी हमने यहाँ पे आपको बताया ये वाला दो फिलामेंट होता है। एक होता है एक्टिन, ठीक है, मोटा वाला फिलामेंट होता है एक्टिन इस तरीके से, और एक पतला फिलामेंट होता है मायोसिन, मतलब ये मसल्स के अंदर है, ठीक है। जैसे ही रिसेप्टर पे न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है तो बहुत सारा सोडियम जाता है सेल के अंदर, ठीक है। सोडियम जब सेल के अंदर जाता है तो यहाँ पे सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भरे होते हैं बहुत सारे कैल्शियम। ये कैल्शियम यहाँ पे रिलीज़ हो जाता है, और फाइनली ये कैल्शियम जाके इस पे यहाँ पे बाइंड करता है हमारे मायोसिन पे, ठीक है, हमारे एक्टिन पे। और एक्टिन जैसे ही इस पे बाइंड करता है कैल्शियम,
मतलब कि अब ये पहले ये दोनों जो एक्टिन और मायोसिन है आपस में बाइंड नहीं कर सकता था, लेकिन कैल्शियम जैसे ही आया अब ये दोनों आपस में बाइंड करेंगे, और बाइंड करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, और स्लाइड करने के बाद फाइनली यहाँ पे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि ये न्यूरॉन आया है, न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ तो कैल्शियम सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला, ये ट्रोपोनिन पे जाके जो मायोसिन का साइट है वहाँ पे जाके बाइंड हुआ, और बाइंड होने के बाद ये जो हमारा एक्टिन जो फिलामेंट है ये वाला, ये मायोसिन के साथ यहाँ पे बाइंड हुआ। ठीक है, और बाइंड होने के बाद फाइनली इधर से और इधर से खिंचाव होता है, और खिंचाव होने के बाद ये मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन को एक बार स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि जैसे ही इम्पल्स आया, ठीक है, करंट के फॉर्म में हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू, इम्पल्स जैसे ही यहाँ पे लास्ट में पहुँचा तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा, न्यूरोट्रांसमीटर हमारे रिसेप्टर से बाइंड होगा। ठीक है, रिसेप्टर से जैसे ही यहाँ पे बाइंड हुआ, रिसेप्टर पे जैसे यहाँ पे बाइंड हुआ तो अंदर बहुत सारा क्या गया, सोडियम, सोडियम अंदर जाएगा तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को रिलीज़ करवाएगा, कैल्शियम फाइनली बाइंड करेगा हमारे एक्टिन साइट पे, एक्टिन साइट पे जैसे ही बाइंड करेगा तो एक्टिन अब बाइंड करने के लिए किसके साथ हो जाएगा, मायोसिन के साथ, और एक्टिन मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेगा जिससे होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म ये है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार आप इसको पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन और मायोसिन होता है। ठीक है, एक्टिन मायोसिन क्या है, दो फिलामेंट होते हैं हमारे मसल्स के अंदर। ठीक है, तो नर्व इम्पल्स जैसे ही पहुंचता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज़ होगा, कैल्शियम रिलीज़ होगा, और कैल्शियम हमारे ट्रोपोनिन पे बाइंड कर देता है जिससे क्या होगा कि जो एक्टिन और मायोसिन है वो आपस में बाइंड करके एक लिंक बना लेगा, ब्रिज बना लेगा, और जैसे ही वो ब्रिज बनाएगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसी से हमारे मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या होता है, आप इसको समझो कि हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम ये ब्रेन है, और ये ब्रेन स्पाइनल कोड जो आपका रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में स्पाइनल कोड होता है, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कोड है। ब्रेन और स्पाइनल कोड मिल के बनता है हमारे बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसी स्पाइनल कोड को पूछा गया है। ठीक है, और ब्रेन से अलग अलग नर्व्स निकलते हैं, अलग अलग नर्व्स निकलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स को क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कोड से निकलने वाले नर्व्स को बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई ऑर्गन है, मान लो हार्ट है, तो हार्ट अपना कंटिन्यूसली काम कैसे कर रहा है, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यूसली नर्व्स के थ्रू मैसेज आ रहा है। ठीक है, ये नर्व्स के थ्रू मैसेज आ रहा है तो हार्ट अपना काम कर रहा है। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कोड से अलग अलग नर्व्स निकलता है और अलग अलग ऑर्गन्स के पास जाता है, और फिर ऑर्गन अपना काम करता है। तो ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स को क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स। टोटल होते हैं 12 पेयर्स, मतलब 12 इधर से और 12 इधर से, और स्पाइनल नर्व्स होते हैं टोटल 31 पेयर्स, मतलब एक 31 इधर से और 31 इधर से। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ब्रेन और स्पाइनल कोड को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्पाइनल कोड का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्पाइनल कोड हमारा जो नीचे रीढ़ की हड्डी है उस तरीके से, और यहाँ पे मान लो ब्रेन है। तो स्पाइनल कोड में आपको पता है कि टोटल 31 पेयर्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं। तो पहला यहाँ से वहाँ जो गर्दन वाला एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल। ठीक है, यहाँ पे टोटल 8 नर्व्स निकलते हैं। फिर हमारा छाती वाला जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं थोरैसिक। ठीक है, इसमें टोटल 12 निकलते हैं। फिर यहाँ पे जो पेट वाला एरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं लंबर एरिया, पेट के जस्ट सामने पीछे, इसमें निकलते हैं 5। फिर यहाँ पे एक एरिया है सैक्रल, यहाँ से निकलते हैं 5 नर्व्स, और यहाँ होता है कॉक्सीजियल, और यहाँ से निकलते हैं टोटल 1, मतलब टोटल 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स हमारे स्पाइनल कोड से निकलते हैं। तो स्पाइनल कोड का यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक C7 C8। फिर थोरैसिक में टोटल 12 न्यूरॉन, लंबर एरिया में टोटल 5, ठीक है, सैक्रल में टोटल 5, और कॉक्सीजियल में टोटल 1। तो इस तरीके से टोटल हमारे 31 पेयर्स ऑफ न्यूरॉन हमारे यहाँ पे निकलते हैं। स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो एरिया है वो हमारा है वर्टिब्रल कॉलम, मतलब रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी के जस्ट नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो कि अंदर में स्पाइनल कोड ऐसे गया हुआ है, और स्पाइनल कोड से ये वाला जो है, ये वाला ग्रीन कलर से जो ड्रॉ कर रहे हैं ये नर्व्स निकला हुआ है। तो इस तरीके से स्पाइनल कोड का पूरा स्ट्रक्चर होता है जो आपको समझाना रहेगा एग्जाम में।
ठीक है। तो स्पाइनल कोड क्या है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ब्रेन और स्पाइनल कोड मिला के हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, आपको मैंने बताया। ठीक है, ये हमारे मैंने जो उसके चारों तरफ एक लेयर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं, और उसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। इस तरीके से आउटर रीजन ऑफ वाइट मैटर होता है। तो इस तरीके से आपको इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, आप समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस एंड मेडुला। हाइपोथैलेमस और मेडुला हमारे रिलेटेड है हमारे ब्रेन से। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो ब्रेन है वो अलग अलग रीजन में बटा होता है स्ट्रक्चर में। ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये जिसको हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन, ठीक है। उसका ये ग्रीन वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं सेरेबेलम। ये वाला जो ब्लू वाला जो रीजन है जिसको हम लोग यहाँ से रेड से ड्रॉ कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स, ठीक है। और यहाँ से नीचे स्पाइनल कोड स्टार्ट होता है ब्रेन से ही। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि हाइपोथैलेमस जो यहाँ पे है, हाइपोथैलेमस ये वाला एरिया, और जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये वाला एरिया, कौन सा फंक्शन करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन जो हमारा है और ये जो स्पाइनल कोड है, तो ब्रेन का अलग अलग सेंटर अलग अलग काम करता है। अलग अलग जो ब्रेन का जो और पार्ट है वो अलग अलग काम करता है। जैसे ये वाला पार्ट है मेमोरी का काम कर रहा होगा, ये वाला पार्ट मान लो कि सिग्नल लेके जा रहा होगा कि हमको सांस लेना है, ये वाला पार्ट मान लो सिग्नल लेके जा रहा होगा कि हमको चलना फिरना है, ये वाला सिग्नल लेके जा रहा होगा कि हमको जगना है, ये वाला लेके जा रहा होगा कि हमको देखना है। तो इस तरीके से अलग अलग जो सेंटर है वो अलग अलग फंक्शन करता है। तो ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है वो देखो। हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है, तो कंट्रोल, हमारा बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। प्यास भूख लगना, ठीक है, पानी का बैलेंस बना कर रखना, ठीक है, ये कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है हमारे ब्रेन में, उसको कंट्रोल करता है। और हमारे जो सोने और जगने का जो साइकिल है उसको भी कंट्रोल करता है कौन, हाइपोथैलेमस। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी रेगुलेट करता है। तो ये आपके इसके फंक्शन को ध्यान में रखना है हाइपोथैलेमस के। मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या फंक्शन है, तो हमारे रेस्पिरेशन मतलब कि सांस लेने का जो सेंटर होता है मेडुला में ही होता है। हार्ट रेट, जो हमारे हार्ट का जो फंक्शन होता है उसको कंट्रोल करने का सेंटर कहाँ पे होता है, मेडुला में होता है। मतलब मेडुला से ही नर्व्स जाएगा हमारे लंग्स की तरफ, हमारे हार्ट की तरफ, और हमको कंटिन्यूसली सांस लेने में और फिर हार्ट बीट कराने में ये मदद करता है कौन, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये रिफ्लेक्स एक्शंस मतलब कि कोई चीज़ घोंटने में, कफिंग में, स्नीजिंग में, वोमिटिंग में भी काम आता है, ठीक है। ये ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में क्या बनाता है, सेंटर बनाता है, मतलब एक रास्ता बनाता है। और ये हमारे वॉलंटरी जो बॉडी फंक्शंस है उसको भी मेंटेन करके रखता है। तो ये फंक्शंस है हमारे उसके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेम द क्रेनियल नर्व्स एंड मेंशन इट्स फंक्शन। अभी हमने आपको बताया कि ब्रेन है और ये स्पाइनल कोड है। ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स को हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, जो टोटल कितने होते हैं, तो 12 पेयर्स होते हैं, मतलब 12 इधर से 12 इधर से। और स्पाइनल कोड से निकलने वाले नर्व्स को हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, जो टोटल कितने होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रेनियल नर्व्स के अलग अलग फंक्शंस को बताना है। तो अभी हमने बताया कि क्रेनियल नर्व्स टोटल 12 होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल 12 होते हैं, मतलब कि 12 इधर से गया होगा, 12 इधर से गया होगा, 12 इधर से और 12 इधर से। तो क्या क्या फंक्शन होता है, तो पहले नंबर का जो नर्व है जिसका नाम होता है ऑल्फैक्टरी, और ये हमको स्मेल करने में, मतलब कोई चीज़ सूंघने में हेल्प करता है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व, मतलब ये दूसरे नंबर का है जो हमको देखने में हेल्प करता है। ओक्यूलोमोटर, जो हमारे आँख के मूवमेंट में हेल्प करता है। ऑप्टिक मतलब देखने में हेल्प करता है, और ओक्यूलोमोटर आँख के मूवमेंट में। फिर है ट्रोक्लियर, जो आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद ट्राइजेमिनल है, वो हमारे फेस, दांत, जो जो गाल है, चबाना, हंसना, मुस्कुराना, उसको मतलब हेल्प करता है। एब्ड्यूसेंस है, मतलब कि आईबॉल को लेटरली मतलब साइड में मूव कराने में हमको हेल्प करता है। फेशियल, जो हमारे फेस वाले एरिया में गया होता है, टंग की तरफ, ठीक है, टेस्ट वाले एरिया में, एक्सप्रेशन, ये सब सलाइवरी ग्लैंड वाले एरिया में, उसमें हमको हेल्प करता है, उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद है वेस्टिबुलोपोलियर, ठीक है, जो हमको सुनने में और बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद ग्लेसोफैरिंग्स, ठीक है, जो हमारे टंग में स्वेलिंग करने में, स्टिमुलेट सलाइवरी ग्लैंड्स में, उसमें इसको कंट्रोल करता है। फिर अगला है वेगस नर्व, जो हमारे लंग्स, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब में जाता है, जो सूंघने में, खांसने में, ठीक है, और वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। तो ये आपके टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स हैं, और उसके क्या क्या फंक्शन है वो आपको याद रखना है। तो इसको तो रटना ही पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम।
तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है एक बार समझो। तो हमारा आपको अभी हमने बताया कि ये दिस इज़ ब्रेन और दिस इज़ स्पाइनल कोड, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड से बहुत सारे नर्व्स निकल के जाते हैं हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के पास। इस तरीके से हमारे अलग अलग ऑर्गन्स के पास ये जो नर्व्स है ये निकल के जाता है, न्यूरॉन है ये निकल के जाता है हमारे अलग अलग ऑर्गन के पास। तो कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो बॉडी के सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो व्हाट इज़ पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी और व्हाट इज़ सिंपैथेटिक एक्टिविटी उसको समझो। आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो आप एक कंडीशन, एक कोई नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, कोई नॉर्मल पर्सन है जिसका नाम ए है, कंडीशन ए है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, मान लो कि कंडीशन है पैरासिम्पैथेटिक और यहाँ पे है सिंपैथेटिक कंडीशन, दो कंडीशन है। पर्सन ए जो है मान लो कि कहीं से किसी पार्टी से आराम से खा पी के मस्ती से पेट में खाना भरा हुआ है, आराम से मस्ती से टहलते हुए आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसका जो बॉडी है किस कंडीशन में है, पूरा रेस्ट एंड डाइजेस्ट में, क्योंकि पेट भरा हुआ है तो बॉडी का सारा फोकस खाना पचाने में होगा, एकदम बॉडी हमारा रेस्ट में है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप इमेजिन करो कि आप कहीं पे आराम से भरपेट खाना खा के अंधेरे में टहल रहे हो आराम आराम से, तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंज आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने पूरा खाना खाया है तो बॉडी का सारा फोकस डाइजेस्टिव एरिया में होगा, मतलब कि खाना पचाने में ज़्यादा हेल्प मतलब फोकस होगा बॉडी का, मतलब कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट में जो डाइजेस्टिव एक्टिविटी है वो बढ़ा हुआ रहेगा। हार्ट का एक्टिविटी बताओ, क्योंकि आपको कोई हड़बड़ाहट नहीं है, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, कोई डर भय नहीं है, मतलब हार्ट का एक्टिविटी आपका बिल्कुल नॉर्मल ही रहेगा। लंग्स का एक्टिविटी बताओ, मतलब आप उस समय सांस ज़्यादा जोर से ले रहे होगे या नॉर्मल ले रहे होगे, तो बिल्कुल नॉर्मल ले रहे होगे क्योंकि आप नॉर्मल रेस्ट पोजीशन में है। आपके जो प्यूपिल साइज़ है, जो आँख का साइज़ है, क्योंकि आप अभी बिल्कुल नज़दीक पास में देख रहे हैं, अंधेरे में टहल रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, मतलब प्यूपिल का साइज़ भी आपका क्या रहेगा, छोटा रहेगा, मतलब आप आँख फाड़ के नहीं देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब जो कंडीशन है ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक या फिर रेस्ट एंड डाइजेस्ट का फंक्शन है। रेस्ट पैरासिम्पैथेटिक को हम लोग रेस्ट एंड डाइजेस्ट का फंक्शन बोलते हैं। मतलब आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक मतलब रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट में इतना सारा फंक्शन हो रहा है। अब सडनली अब हमको बताओ कि आप सिम्पैथेटिक सिस्टम में आ गए, मतलब कि अचानक से आपके सामने मान लो कोई मोटा सा सांप आ गया, आप अचानक से टहल रहे हो, आपके सामने मोटा सा सांप आ गया, तो अब बताओ कि मोटा सा सांप आ गया तो अब आपको दौड़ना है या भागना है, तो आपके बॉडी का जो फोकस उस समय खाना पचाने में रहेगा या आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हाथ पैर वाले एरिया में रहेगा ताकि आप भाग सकें या दौड़ सकें, मतलब कि या तो आप फाइट कर सके या आप फ्लाइट कर सके, मतलब भाग सके। मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम क्या है, फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन। तो उस समय हमारी बॉडी का फोकस खाना पचाने पर नहीं रहेगा, मतलब कि डाइजेस्टिव जो एक्टिविटी है वो घट जाएगा। अब हार्ट का एक्टिविटी बताओ, क्योंकि आपके ऊपर परेशानी है, आपको दौड़ना है या भागना है, तो हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको उस समय ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए ब्लड वेसल्स, ब्लड का सप्लाई ज़्यादा करवाने के लिए हार्ट क्या करेगा, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फिर आपका जो लंग्स है वो भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से काम करने लगेगा, मतलब कि आप सांस ज़ोर ज़ोर से लेना स्टार्ट कर देंगे। और प्यूपिल जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा दूर तक देखना है, भागना है या लड़ना है, तो प्यूपिल साइज़ आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा। और इसी को बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट या सिंपैथेटिक एक्शन। तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है, आपको कहानी के थ्रू समझ में आ गया होगा। तो सिंपैथेटिक हमारे ब्रेन का जो अलग अलग नर्व्स आप देख सकते हैं, ये ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, अलग अलग नर्व्स यहाँ पर निकला हुआ है और ये अलग अलग ऑर्गन्स के पास गया है और अलग अलग एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। तो आप कॉमन सेंस लगा के आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये अगर मान लो सिंपैथेटिक सिस्टम है और ये मान लो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, तो क्या क्या मतलब कि कंट्रोल होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर सिंपैथेटिक सिस्टम दिया हुआ है, मतलब फाइट एंड फ्लाइट, और इधर पैरासिम्पैथेटिक दिया हुआ है, मतलब रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो आप देख सकते हो, ठीक है, कि सिंपैथेटिक सिस्टम मतलब फाइट एंड फ्लाइट में प्यूपिल क्या है, बढ़ जा रहा है, डायलेट हो जा रहा है, ठीक है। स्लाइवी सिक्रेशन आपका, मतलब उस समय हमको स्लाइवा का ज़रूरत नहीं है, मतलब खाना पचाने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमारे मुंह में स्लाइवा बनने का ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आपको देखते हुएगा कि फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में, सिंपैथेटिक सिचुएशन में, कोई इमरजेंसी में आपका गला सूखने लगता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लंग्स रिलैक्स होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एयर आप ले पाइएगा। स्टोमक की एक्टिविटी घट जाएगा, अभी हमने बताया डाइजेस्टिव सिस्टम का ज़रूरत नहीं है। गॉल ब्लैडर का भी एक्टिविटी घट जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से बॉडी के अलग अलग फंक्शंस पे अलग अलग एक्टिविटी होता है।
फिर आप पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट में देख सकते हैं, प्यूपिल साइज कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सलाइवरी सिक्रेशन ज़्यादा होने लगेगा क्योंकि आप रेस्ट मोड में हो तो सलाइवा ज़्यादा सिक्रेट होगा खाना पचाने के लिए, हार्ट बीट स्लो हो जाएगा, ठीक है, लंग्स भी मतलब नॉर्मल काम करेगा, एकदम बिल्कुल छोटा हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। फिर उसी तरीके से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पे अलग अलग एक्टिविटी होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। आप इजीली कर पाइएगा। इससे क्वेश्चन भी आएगा डिफरेंस लिखने के लिए, तो आप डिफरेंस भी लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई, मतलब आँख के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को समझाना है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये आँख का डायग्राम है। आँख के चारों तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से एक लेयर है, ठीक है, ये वाला। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो लेयर है बाहरी लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं कंजक्टाइवा, ठीक है। फिर इसके जस्ट अंदर एक लेयर है वाइट वाला, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, प्यूपिल, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे कॉर्निया है, और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये प्यूपिल है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मसल्स हैं, सिलियरी मसल्स हैं इस तरीके से, और यहाँ पे आइरिस है, ठीक है। और ये जो मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम लोग सिलियरी मसल्स बोलते हैं। और सामने यहाँ पे रेटिना है, ठीक है, इस यहाँ पे सामने रेटिना है, ठीक है। और रेटिना से जस्ट यहाँ पे अटैच्ड है ऑप्टिक नॉब्स, मतलब नॉब्स है और जो हमारे ब्रेन की तरफ जाएगा। तो ये आँख का एनाटॉमी है जो आपको समझाना है, ठीक है। मतलब प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस, लेंस, सिलियरी मसल्स और यहाँ पे रेटिना। अब है कि हम लोग देखते कैसे हैं। तो जैसे मान लो ये आपका आँख है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, और ये ऑप्टिक नर्व है। जैसे ही लाइट इस तरीके से आता है, लाइट, ठीक है, और यहाँ पे इस वाला एरिया को हम लोग बोलते हैं रेटिना। जैसे ही आइरिस के थ्रू ये लाइट हमारे आँख में जैसे एंट्री करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे लेंस लगा होता है, नेचुरल लेंस लगा होता है, और लेंस कनेक्ट होता है हमारे सिलियरी मसल से। लेंस ये जो है हमारा कनेक्ट होता है सिलियरी मसल से, ठीक है। और जैसे ही यहाँ से लाइट एंट्री मारेगा तो लाइट कितना अमाउंट ऑफ लाइट पहुँच रहा है उसके हिसाब से लेंस अपने आप को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, और लाइट फाइनली पहुँचता है हमारे सीधा रेटिना पे। जो भी चीज़ हम देख रहे होते हैं उसका यहाँ पे इमेज बनता है रेटिना पे, मतलब इमेज कहाँ पे बनता है, रेटिना पे। और फिर ये जो इमेज है फिर वो नर्व सिग्नल में कन्वर्ट होता है ऑप्टिक नर्व के द्वारा। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है और ये जाता है हमारे ब्रेन के पास ये सिग्नल, और ब्रेन उसको फिर इंटरप्ट करता है, मतलब कि उसको इंटरसेप्ट करता है और फिर उसको एनालाइज करता है, ठीक है, कि ये इमेज किस चीज़ का था। तो फिर फाइनली हम देख पाते हैं। तो ये था फिजियोलॉजी ऑफ विज़न, मतलब कि हम लोग देखते कैसे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को हम लोग कैसे देखते हैं। तो देखने का फिजियोलॉजी क्या है कि यहाँ से लाइट गया हमारे आँख में, फिर यहाँ से ये लाइट उस पार्टिकुलर जिस ऑब्जेक्ट से वो लाइट टकरा के आ रहा है उसका इमेज बनाता है रेटिना पे, और फिर रेटिना से ऑप्टिक नर्व यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर देता है इम्पल्स में, और इम्पल्स हमारे ब्रेन वाले एरिया में जाता है और ब्रेन उसको फिर समझता है कि ये इमेज किस चीज़ का है। तो इस तरीके से फाइनली हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं और ये देखने का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एनाटॉमी समझ लेते हैं कि आँख के पास 3 लेयर्स होते हैं। आउटर लेयर को हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है। मिडिल लेयर को हम लोग कैरोटिड या सिलियरी बॉडी बोलते हैं, और इनर लेयर को हम लोग रेटिना बोलते हैं। तो 3 लेयर आपने देख लिया, स्क्लेरा है, सिलियरी लेयर है और यहाँ पे रेटिना है, 3 लेयर होते हैं। उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ आई देख लो कि कैसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही लाइट इंटर्स करता है थ्रू द कॉर्निया एंड प्यूपिल, लाइट यहाँ से जैसे यहाँ से इंटर करता है कॉर्निया और प्यूपिल से, ठीक है, तो जो लेंस होता है उसको रेटिना पे फोकस करता है हमारे इस वाले एरिया में, और रेटिना पे बनता है वहाँ पे इमेज, ठीक है। और इमेज बनता है वहाँ से नर्व इम्पल्स के थ्रू वो कन्वर्ट हो जाता है नर्व इम्पल्स में, और वो हमारे ब्रेन में पहुँचता है। फिर हम उसको इंटरप्ट करके फाइनली देख पाते हैं कि वो किस चीज़ का, कौन सा ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, आप PDF को पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कि हमारे बॉडी में यूरिन मतलब कि पेशाब कैसे बनता है वो बताना है। तो आपको पता है कि हम जो भी खाना खाते हैं या जो भी मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, तो हमारे बॉडी में उसको फ़िल्टर करके बाहर निकालने का, क्योंकि हम लोग मान लो कोई भी खाना खा रहे हैं या मेडिसिन ले रहे हैं तो हमारे बॉडी में तो रहेगा नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे समझो, जैसे मान लो कि आपने कोई दवाई खाई, दवाई वो आपके स्टोमक में गया या इंटेस्टाइन में गया, वहाँ से फाइनली आपके ब्लड में गया, ठीक है,
और ये फिर अलग अलग ऑर्गन्स पे जाके अपना काम दिखाएगा। काम करने के बाद ये हमारी बॉडी में ड्रग तो रहेगा ही नहीं, इसको बॉडी से बाहर निकलना है। तो बॉडी से बाहर निकालने के लिए, ठीक है, ये जाएगा किडनी के पास कि किडनी भाई हमको फ़िल्टर करके बॉडी से बाहर निकाल दो। तो किडनी उसको फ़िल्टर करके निकालेगा किसके थ्रू? यूरिन के थ्रू। मतलब यूरिन जो बन रहा है वो एक तरीके से क्या है कि जो भी बॉडी में वेस्ट बन रहा है उसको बाहर निकालने का काम कर रहा है। और वेस्ट को बाहर निकालने का काम और ब्लड को फिल्टर करने का काम किसका है? तो किडनी का है, ठीक है। तो जो यूरिन का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पे होगा? किडनी में ही होगा, किडनी के थ्रू होगा। और किडनी जो है अपना यूरिन का फॉर्मेशन कैसे करता है? तो आप देख लो, ये किडनी का स्ट्रक्चर है और किडनी में लाखों करोड़ों में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसका नाम होता है नेफ्रॉन। और फाइनली नेफ्रॉन ही बनाता है क्या? यूरिन। नेफ्रॉन यूरिन कैसे बनाता है वो देखो। सबसे पहले ब्लड इधर से ऐसे इस तरीके से आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, मान लो कि इस तरीके से ब्लड बहुत सारा, मान लो इस तरीके से ब्लड आता है, ब्लड इस तरीके से आया, ब्लड इस तरीके से आया कंटिन्यूअसली, ठीक है। ब्लड जैसे ही यहाँ से आया तो ये वाला जो पोर्शन है नेफ्रॉन का, ये वाला जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये वाला एरिया जो है ग्लोमेरुलस है। तो ब्लड से बहुत सारा जो, जैसे मान लो ये इस तरीके से अगर है ट्यूब टाइप का, तो बहुत सारा जो इम्प्यूरिटी है, बहुत सारा जो इम्प्यूरिटी है वो फिल्टर करके कहाँ चला गया? ग्लोमेरुलस में, मतलब इस वाले एरिया में, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पे। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि ब्लड से बहुत सारा जो इम्प्यूरिटी होता है या जो वेस्ट मटेरियल होता है वो फिल्टर करके हमारे नेफ्रॉन के इस एरिया में पहुँचा, ठीक है। क्योंकि ये फिल्ट्रेशन पहला ग्लोमेरुलस में हो रहा है तो इस स्टेप को बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है। लेकिन जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं या जो वाटर है वो भी हमारे बॉडी में पहुंच जाता है, मतलब कि नेफ्रॉन वाले एरिया में चला जाता है फ़िल्टर होके, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा ही चला गया बाहर फ़िल्टर होके। तो बॉडी हमारी फिर से क्या करती है कि जो भी एक्स्ट्रा चला गया है उसको फिर वापस से, ठीक है, कुछ मात्रा में उसको फिर वापस से ब्लड में भेज देती है, ठीक है। तो इसको हम लोग, क्योंकि वापस से ट्यूब्यूल्स के द्वारा वापस से ब्लड में जा रहा है तो हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। मतलब सेकेंड स्टेप हमारा क्या हुआ? पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। फिर ये जो फिल्ट्रेट है धीरे 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 यहाँ पहुँचेगा कलेक्टिंग डक्ट में। फिर कुछ एक्स्ट्रा जो मतलब कि यहाँ पे फ़िल्टर नहीं हो पाया था या फिर वापस से जो रीएब्जॉर्ब होकर पहुँच गया था वो वापस से ब्लड से फिर वापस से इस एरिया में पहुँचेगा। मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा पानी हमारे ब्लड में रह गया तो वापस से फिर कहाँ चला जाएगा? ट्यूब्यूल्स में चला जाएगा। मतलब कि ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है। तो 3 स्टेप में यूरिन का, और फाइनली जो यहाँ से कलेक्ट होकर फाइनली जो बाहर निकलेगा वो क्या निकलेगा? यूरिन निकलेगा। मतलब जो यूरिन है वो कहाँ पे बनता है? नेफ्रॉन में बनता है और नेफ्रॉन में 3 स्टेप में बनता है, ठीक है। तो उसको एक बार हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। यूरिन इज़ फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन, ठीक है। और जो किडनी का क्या होता है? फंक्शनल यूनिट होता है। कितने स्टेप में होता है? तो पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ब्लड आता है, वहाँ से वाटर है, साल्ट है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है, ये सब वोमेंस कैप्सूल में, मतलब इस वाले एरिया में जाता है, इस वाले एरिया में जाता है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। वहाँ से जो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, साल्ट है एंड जो मोस्ट ऑफ द वाटर है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस एरिया में चला आया था वापस से फिर कहाँ चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा। क्योंकि जो कुछ एमिनो एसिड है, प्रोटीन है, साल्ट है, ग्लूकोज है, उसका फिल्टर होकर बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी नहीं है, वो वापस से ब्लड में जाना चाहिए। मतलब वापस से क्या हो जा रहा है? रीअब्जॉर्प्शन। फिर तीसरा स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रेशन। मतलब कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो एक्सेस, जो मतलब कि हाइड्रोजन या पोटेशियम या कुछ ड्रग्स जो फिर वापस से ब्लड में चला गया था रीअब्जॉर्प्शन के दौरान, वापस से सिक्रेट होकर हमारे कहाँ पे? ट्यूब्यूल्स में पहुँचेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। मतलब कि 3 स्टेप में हमारा जो है वो फाइनली यूरिन बनता है और फिर हमारे यूरिथ्रा के थ्रू, यूरेटर डक्ट, यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू फाइनली बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये था यूरिन का फॉर्मेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है। ये हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हाइपरटेंशन वाले में डिस्कस किया था, इसको फिर से आपको समझा देते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है क्या? तो जैसे ही हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर मान लो कि लो होता है, तो ऑब्वियस बात है कि ब्लड प्रेशर जब लो होगा तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जो ब्लड का जो सप्लाई है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो हमारा एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है किडनी, अभी हमने डिस्कस किया था। तो किडनी के पास भी तो कंटिन्यू ब्लड पहुंच ही रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि किडनी के पास भी तो कंटिन्यू ब्लड पहुंच ही रहा है फिल्टर करने के लिए। तो किडनी के पास क्योंकि ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो किडनी के पास ब्लड थोड़ा सा कम पहुँचता है। तो किडनी क्या करता है
जैसे ही इसको कम ब्लड मिलेगा तो ये एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है रेनिन। ठीक है, रेनिन लीवर में बनने वाले एक प्रोटीन है एंजियोटेंसिन एजी, इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। कौन? रेनिन। ठीक है, और फिर ये एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। किसके हेल्प से? तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के हेल्प से। और ये एंजियोटेंसिन 2 अब क्या करेगा? तो एंजियोटेंसिन या एंजियोटेंसिन 1 उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था, इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन एंजियोटेंसिन 2 बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और इम्पोर्टेंट है। ये क्या करता है? ये देखो, तो ये किडनी पे काम करेगा। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स पे काम करेगा। ठीक है, ये हार्ट पे काम करेगा। हार्ट को बोलेगा भाई अपना एक्टिविटी बढ़ा दो, और हार्ट अपना एक्टिविटी जैसे बढ़ाएगा तो ऑब्वियस सी बात है बीपी बढ़ जाएगा। ब्लड वेसल्स को बोलेगा ब्लड वेसल्स तुम थोड़ा पतला हो जाओ, और ब्लड वेसल्स जैसे ही पतला होगा तो फिर बीपी क्या होगा? बढ़ जाएगा। किडनी को बोलेगा ये कि किडनी भाई तुम थोड़ा ज़्यादा ही वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करो और थोड़ा ज़्यादा ही सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करो, ताकि ब्लड में वाटर का और सोडियम का कंटेंट बढ़ेगा तो ब्लड में वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। तो इस सिस्टम को बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या है? एक हार्मोनल सिस्टम है जो रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। हमने बताया अभी, ब्लड प्रेशर जैसे डिक्रीज़ होता है तो किडनी के द्वारा एक रिलीज़ होता है एंजाइम जिसका नाम क्या है? रेनिन। रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में। फिर एंजियोटेंसिन 1 जो है वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और एंजियोटेंसिन 2 जो है वो ब्लड वेसल्स पे, ठीक है, काम करता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ये एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करता है जो क्या करता है? किडनी को बोलता है कि वाटर और सोडियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करो, जिससे फिर बीपी बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन क्या होता है यहाँ पे समझो। हमारी बॉडी में अलग अलग और ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स मतलब क्या? ग्लैंड्स मतलब वैसा ऑर्गन, ठीक है, ग्लैंड्स मतलब वैसा ऑर्गन जो मतलब कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और ये हार्मोन बॉडी में अलग अलग फंक्शन करेगा। सिंपल, जैसे कि पैंक्रिया इंसुलिन बनाता है। ठीक है, पैंक्रिया भी एक तरीके का ग्लैंड है, इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है, मतलब ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में कम करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्लैंड है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेन में इस एरिया में एक ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, आपके यहाँ पे गले के सामने, ठीक है, गर्दन में गले के सामने एक ग्लैंड है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड। यहाँ पे ग्लैंड है पैंक्रिया। ठीक है, फिर यहाँ पे किडनी के जस्ट ऊपर, जैसे ये किडनी है तो इसके जस्ट ऊपर इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। और फिर मेल में टेस्टिकल होता है जिसमें टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है, और फीमेल में यहाँ पे ओवरी होता है जहाँ से प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होता है। ठीक है, और बाकी जो हार्मोन है वो सब सेम है। तो हमारा एक इम्पोर्टेंट जो ग्लैंड है यहाँ पे आप देख सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जो हमारे ब्रेन वाले एरिया में पाया जाता है हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे। और पिट्यूटरी ग्लैंड वो अलग अलग ग्लैंड को कंट्रोल करता है। जैसे मान लो थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, या मान लो पैंक्रिया है, ठीक है, या मान लो कि थाइमस ग्लैंड है, या मान लो टेस्टिस है, या मान लो ओवरी है। तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, मतलब कि ये सभी ग्लैंड का क्या है? सरदार है। तो इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। और ये जो मास्टर ग्लैंड है अलग अलग ग्लैंड्स को कैसे कंट्रोल करता है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो मान लो ये थायराइड ग्लैंड है, तो थायराइड का काम क्या है? थायरॉक्सिन रिलीज़ करना, थायरॉक्सिन बनाना। और ये थायरॉक्सिन हमारी बॉडी में अलग अलग एक्टिविटी जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे मान लो ये टेस्टिस का क्या काम है? तो ये टेस्टोस्टेरोन बनाना, जो स्पर्म बनाने में, हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करेगा किसको? थायराइड को, कि भाई थायराइड तुम थायरॉक्सिन बनाओ, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना के, मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड भी अलग अलग हार्मोन बनाता है और वो अलग अलग ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इसलिए इसको पिट्यूटरी को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। अब समझते हैं व्हाट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से
कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी के बोन को, मसल्स को, अलग अलग टिश्यू को ग्रो करने में हेल्प करता है। अगला हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि पिट्यूटरी से ऐसा हार्मोन रिलीज हो रहा होगा जो थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन बनाने के लिए स्टिमुलेट करेगा। एडिनोकोर्टिकोड हार्मोन जो एडिनल को क्या करेगा, एडिनल ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जो ओवरी को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, और फिर हमारे स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है, जो फीमेल बॉडी को स्टिमुलेट करता है क्या, टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड को क्या बनाने के लिए, मिल्क बनाने के लिए, ठीक है। एडिनोडायोटिक हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है किडनी को क्या करने के लिए, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये रिलीज़ होता है हमारे पिट्यूटरी के द्वारा, ये भी मिल्क या जो चाइल्ड बर्थ के दौरान बच्चा जब जन्म लेता है तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये हार्मोन काम आता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड अलग अलग हार्मोन यहाँ पे बना रहा है, और वो हार्मोन अलग अलग ग्लैंड को अलग अलग तरीके से कंट्रोल करता है, और वो ग्लैंड अलग अलग फिर हार्मोन रिलीज़ करता है। तो इस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड का अलग अलग फंक्शन है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आप PDF से पढ़िएगा, आपको क्लियर ईजी हो जाएगा। और इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट में बिल्कुल पूछिए, ठीक है। आपका मेरे पास WhatsApp नंबर भी है, कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कमेंट करिए। और जो भी आपके दोस्त जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको ये ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है। आज हम लोग 30 क्वेश्चन तो डिस्कस करने वाले हैं, 29 क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, तो एक बार इसको देखते हैं। एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन का क्या मतलब है उसको समझो। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एक आइडिया लेते हैं मेंस्ट्रुएशन का, फिर आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ब्लैंक पेज पे यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। इस तरीके से फीमेल का, ठीक है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। ये हमारा है ओवरी, ठीक है, ये है यूटरस, ठीक है, ये वाला है फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब, ये है सर्विक्स, और ये है वेजाइना, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल की बॉडी में होता क्या है, तो हर महीने एवरी मंथ ये जो ओवरी है यहाँ से एक एक एग या ओवम हर महीने यहाँ से रिलीज़ होता है, और ये ओवम यहाँ से रिलीज़ होके इस वाले एरिया में पहुँचता है, मतलब फ्लोपियन ट्यूब वाले एरिया में। तो जैसे ही इस एरिया में ये एग पहुँचता है, मतलब यूट्रस में जाने के लिए, तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ओवरी यहाँ से निकल गया है, मतलब ओवम यहाँ से निकल गया है और ये यूट्रस की तरफ जाने वाला है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इधर से सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा और स्पर्म इधर से जाएगा तो मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और फाइनली यहाँ पे इम्प्लांट होकर बेबी बनेगा। तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हो सकता है कि प्रेगनेंसी होगा, बेबी बनने वाला है, क्योंकि यहाँ से एक एग यहाँ से निकल चुका है। लेकिन होता क्या है कि अगर मान लो, तो फिर उस कंडीशन में जैसे मान लो कि बेबी बनने वाला है, हमारे बॉडी को पता चल गया, ब्रेन को पता चल गया, तो ब्रेन क्या करता है कि यहाँ पे यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग को थोड़ा सा मजबूत बनाना स्टार्ट कर देता है, स्ट्रॉन्ग बनाने लगता है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे बेबी आएगा तो बेबी के रहने के लिए जगह अच्छा चाहिए, तो यहाँ पे इंटरनल लाइनिंग को थोड़ा सा मजबूत बनाना करते हैं, वहाँ पे ब्लड वेसल्स ज़्यादा उगने लगते हैं, ठीक इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे मान लो कि स्पर्म गया ही नहीं, मतलब प्रेगनेंसी हुआ ही नहीं, तो ये जो बना था ये तो वेस्ट हो गया। तो अब हमारी बॉडी क्या करेगी, इसको तोड़ तोड़ के इसको बॉडी से बाहर निकालना स्टार्ट कर देगी ब्लड के फॉर्म में, और इसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। और ये एवरी मंथ होता है, ये हर महीने एक एग यहाँ से निकलेगा, हर महीने एक एग यहाँ से निकलेगा। फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, ठीक है, लेकिन एग निकला है तो फिर ये लाइनिंग अच्छे तरीके से मजबूत होकर बनेगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर ये लाइनिंग टूटेगा और ब्लड के फॉर्म में बाहर निकलेगा। हर महीने ये साइकिल रिपीट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या क्या होता है एक बार इसको देख लेते हैं। तो ये मंथली शेडिंग ऑफ यूट्राइन लाइनिंग है, मतलब जो अंदर का जो लाइनिंग है यूट्रस का, ठीक है, वो हर महीने क्या होता है, उस मतलब कि शेडिंग होता है, टूटता है, ठीक है, जब प्रेगनेंसी नहीं होता है, जैसे अभी हमने आपको बताया, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, FSH और LH जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये अलग अलग हार्मोन होता है, उसके द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। और ये 14 दिन जो LH होता है वो ओव्यूलेशन कॉज करता है, मतलब कि जो यहाँ से इस ओवरी से यहाँ से जो ओवम निकल रहा है तो LH एक हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है,
ठीक है। ये LH जैसे ही ज़्यादा बढ़ेगा तो मतलब यहाँ से ये ओवम एक निकल के फ्लैपियन ट्यूब में पहुँच गया, उसी को यहाँ पे बताया हुआ है। फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है तो फिर क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन धीरे धीरे कम होने लगते हैं और फिर एंडोमेट्रियम जो है, जो अंदर का जो लाइनिंग है वो ब्रेक होने लगता है और ब्रेक होकर ये ब्लड के थ्रू बाहर निकलने लगता है और ये 3 से 5 दिन चलता है और इसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन फ्लो। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का है डिफरेंशिएट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis है क्या कि ये मान लो टेस्टिस है, ये मान लो कि टेस्टिस है। टेस्टिस में आपको पता है कि क्या बनता है, स्पर्म बनता है जो कि मेल गैमीट है, और ये मान लो कि ओवरी है, ओवरी में ओवम बनता है, मतलब एग बनता है जो कि क्या है, फीमेल गैमीट है। ये दोनों स्पर्म और जो ओवम है दोनों मिला के, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा और फाइनली क्या बनेगा, बेबी बनेगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो स्पर्म हमारे टेस्टिस में बनता है, ठीक है, और स्पर्म बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। नाम पता चल गया होगा। तो स्पर्म कैसे बनता है उसको देखना है, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और फिर एग कैसे बनता है, ठीक है, ओवम कैसे बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। तो oogenesis कहाँ पे, ओवम में बनेगा, और जो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होगा, तो टेस्टिस में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, और फॉर्मेशन ऑफ एग को बोलते हैं oogenesis। कहाँ पे होता है, तो ये टेस्टिस में होता है, ये ओवरी में होता है। ठीक है, ये कब स्टार्ट हो जाता है, तो जब आप प्यूबर्टी में चले जाते हैं, 12 साल 13 साल 14 साल के जब हो जाते हैं तो ये आपके बनना स्टार्ट हो जाता है और लाइफ टाइम बनता है। लेकिन ये हमारे बॉडी में, मतलब कि जो अगर कोई लड़की है तो उसके जन्म से ही उसके अंदर ऑलरेडी मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे ओवरी होते हैं। ठीक है, लेकिन और एक समय के बाद वो रुक भी जाता है। जैसे अगर 45-50 साल की अगर हो जाती है कोई महिला तो उसको ओवम का बनना उसमें बंद हो जाता है, लेकिन मेल बॉडी में स्पर्म का बनना लाइफ टाइम रहता है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या क्या है, तो स्पर्म बनाता है। ठीक है, और स्पर्म बनाने के लिए जो पहला जो सेल है स्पर्मेटोसाइट होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है oocyte होता है। ठीक है, गैमिट है, स्पर्म स्मॉल और मोटाइल होता है, मतलब स्पर्म का साइज़ इस तरीके से होता है, मतलब आप ऐसे समझ लो इस तरीके से कि एक हेड होता है और एक टेल होता है। और ये होता है मतलब कि ओवम जो होता है लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है, मतलब गोल गोल होता है, बड़ा होता है, और मिलियंस ऑफ स्पर्म डेली प्रोड्यूस होते हैं। और इसमें मंथली, महीने में ओनली 1 ओवम जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, इस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी से स्पर्मेटिड बना, स्पर्मेटिड फाइनली स्पर्मेटोजोआ बना रहा है, इस तरीके से फाइनली स्पर्म बना। ये हमारा प्राइमरी oocyte है, इससे सेकेंडरी oocyte बनेगा, इससे हमारा ओवम बनेगा, और फिर ओवम हमारा फाइनली रिलीज़ होगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। तो अभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसको। अगले पार्ट में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर जो 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले वाला जो पार्ट है जिसमें 1 से लेकर 15 क्वेश्चन तक डिस्कस किया हुआ है उसको देखिएगा, देन इसको देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है डाउट, हम आपका रिप्लाई करेंगे, या व्हाट्सएप पे या कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और सभी वीडियो को देखने से के बाद आपको PDF पढ़ना है एग्ज़ाम से पहले, और PDF हम आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो आप इस डिस्क्रिप्शन के लिंक से ज्वाइन करके आप टेलीग्राम से वहाँ से PDF ले सकते हैं। तो जो भी आपके दोस्त हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, उन सारे दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। ठीक है, चैनल को अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, कमेंट करिए, लाइक करिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।